शेयर बाजार वो चीज है, वो जगह है जो लोअर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को HNI में तब्दील करेगा। सिंपल चीजों पे पैसा बनता है। कॉम्प्लेक्स और एग्जॉटिक टूल्स पे ना लेमन जैसे क्राइसिस होते हैं। एक बार लगाया यार, कुछ लाइफ एंजॉय कर ली जाए और इसको बेचते हैं और एक मर्सिडीज को लेते हैं। ऑलवेज डू अ सिप। तो जो लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि नई जनरेशन को वो रैंकों को देखे। तो आजकल के जो न्यू जनरेशन है राकेश, वो तो क्विक बक्स चाहती है। वो चाहती है कि जो लॉन्ग टर्म है वो 6 महीने का ही, वो 6 महीने में जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लो। ऐसा कुछ होता है? अगर इतना इजी हो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 6-6 महीने में करोड़ों रुपए कमाना, तो आपको क्या लगता है अदानी अंबानी इंडस्ट्री क्यों चला रहे होते? लोग कर्ज लेके, डेट लेके स्टॉक मार्केट में जाके पैसा बनाना चाहते हैं। तो ये कितना सेम हो सकता है, यानी कितना सही है ये? जैसे एज ऑफ नाउ मुझसे पूछो तो सबसे बढ़िया इस समय एसेट कोई है तो वो है हैंग सेंग। कि लाइफ में भी आपको ना डेट फ्री रहना चाहिए। जैसे वॉरेन बुफेट के रूल हैं कि नेवर लूज मनी, एंड सेकंड रूल इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। अपनी अर्निंग को टॉप से डिस्काउंट करते हैं और उसको लिवरेज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज वेरी बैड। कोई स्टॉक तो बता दीजिए जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दें। मेरे अंदर ना वो माइक्रो कैप्स को ना आपको राइड करने के लिए वो आपको जिगरा चाहिए, घायल पिक्चर वाले सनी देओल जी का, तो वो नहीं है भाई। मेरे को लार्ज कैप दे दो। आप किसको फॉलो करते हैं? इन्वेस्टमेंट गुरु कौन है आप? लाइफ ना किराए और ब्याज और इन्वेस्टमेंट पे नहीं चलती है। लाइफ मूव्स ऑन अ कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो कितना है? अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है, आज आपका मन करा कहीं बैठ के खाना खा लोगे, आप कहीं घूमने चले जाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ना खुशियाँ देती हैं, ये मेमोरीज क्रिएट करती हैं। मेरी फिटनेस का राज है मॉर्निंग वॉक। If somebody wants to make a career in technical analysis, उसके लिए आपके सजेशन? हर मिडिल क्लास को और जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा है, सबको बच्चों को ना शेयर बाजार में आना चाहिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारी स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जिस मेहमान से मैं आपको मिलाने वाली हूँ वो उनको मैं करीबन 20 साल से जानती हूँ और बहुत ही फेमस नाम है स्टॉक मार्केट में। आप सब जानते होंगे, आप सब एसोसिएट भी करेंगे उनके साथ। लेकिन आज हम मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन मार्केट से पहले हम उनसे बात करेंगे उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा। वो एक डॉक्टर है, डॉक्टरेट की डिग्री रखते हैं और वो है डॉक्टर राकेश बंसल। He is a postgraduate in international business management. He is a doctorate in market analysis. और 1998 से मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं 1998 के बाद कितनी क्राइसिस वो देख चुके हैं मार्केट में। योर .com बबल, योर 2008 सब प्राइम क्राइसिस, देन कोविड से पहले भी बहुत हलचल मार्केट में हुई थी। लेकिन वो हमेशा उभर के आए हैं इन सब पैनिक की सिचुएशन से। उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को कैसे अडेप्ट किया, डॉक्टरेट की डिग्री पाई और बहुत सक्सेसफुल वो इस फील्ड में रहे हैं और उनके सक्सेस का राज क्या है। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर बंसल। थैंक यू वेरी मच गीतू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। आपने तो पूरा ना हीमोग्लोबिन मेरा बढ़ा दिया, इतने अच्छे से तारीफ करी आपने। नहीं सर, आप तारीफ के लायक ही है, तभी तारीफ की है। राकेश, मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ और मैंने देखा है द पैशन दैट यू वर्क विद, योर टेक्निकल चार्ट्स। आपने सीखा है, आपने उसी के बारे में पढ़ा है और उसी को आप एक्सरसाइज करते हैं, उसी को आप अच्छे से पढ़ के बताते हैं। पहले तो ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे जगा टेक्निकल एनालिसिस में। मुझे याद है कि अगर आपने 1998 से स्टॉक मार्केट में कदम रखा है तो टेक्निकल तो तब इंडिया में था ही नहीं। नहीं मैम, टेक्निकल नहीं था, बट क्या है कि माई फादर वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाय डिफॉल्ट ना हर सीए, पहले तो आज की डेट में भी, पहले भी हर सीए शेयर बाजार के अंदर निवेशित होता है। तो मैंने तो नॉर्मल अपना बी फार्मा करा, उसके बाद एमबीए किया। तो मैं ना स्ट्रगल कर रहा था जॉब के लिए, अच्छी जॉब के लिए। अब आप मानेंगे नहीं, मेरे को सिप्ला जैसी कंपनी ने भी रिजेक्ट कर दिया फॉर अ जॉब ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर के लिए। कहते हैं कि आपने एमबीए किया हुआ है। और उसके बाद मैं छोटी सी कंपनी में जॉब कर रहा था, कुछ अपना करना चाहता था। तो कम पैसे में ना एक ही चीज़ हो सकती है, शेयर बाज़ार। तो मेरे फादर ने मुझे एक बुक दी, टाइमिंग द मार्केट, विजन बुक्स की वो बुक थी। उसको मैंने पढ़ा, फिर उसके ना मैंने चार्ट पेपर के ऊपर नोट्स बनाए, उन बड़े बड़े चार्ट पेपर्स को थर्माकोल पे लगाया, डेस्कटॉप के ऊपर रखा। और तब इंटरनेट नहीं होता था, इंट्रानेट होता था डेटा के लिए।
तो वहाँ पे मैंने चीज़ें सीखनी शुरू करी कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कुछ नहीं होता है। मैंने पहला शेयर खरीदा था रैकेट एंड कॉलमेन, 50 शेयर्स में 3000 रुपीज़ का नुकसान दिया था। तो समझ में आया ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ नहीं होता है। तो वहाँ से ना स्ट्रगल कर करके चीज़ों को सीखा, चार्ट्स को सीखा, मार्केट को फीस देके चीज़ों को सीखा। तो वहाँ से ना एक जर्नी शुरू हुई और आपने सही बोला कि एक्सपीरियंस है, क्योंकि 1998 में ना एक क्राइसिस आया था, एशियन टाइगर क्राइसिस, जो ना लोग जानते ही नहीं है। सबने लेहमैन क्राइसिस को देखा है, उससे पहले 1998 में एक क्राइसिस आया था, एशियन टाइगर क्राइसिस। उसके बाद Y2K आया था, फिर उसके बाद 2004 में लंदन मेटल एक्सचेंज आया था। तो वो एशियन टाइगर क्राइसिस से चलते जॉब्स भी नहीं थी और एक अच्छे ब्रेक नहीं मिला। तो आई एंटर्ड इनटू द स्टॉक मार्केट में आया और टेक्निकल से ही मैंने शुरुआत करी थी। राकेश, अगर हम बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, आजकल जिसको देखें, क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों का रुझान जो है शेयर बाजार की तरफ गया है और पहली चीज़ वो जो कहते हैं हमें चार्ट्स पढ़ने आते हैं। क्या इतना आसान है? नहीं मैम, चार्ट्स पढ़ना आसान नहीं है। देखिए, जैसे ना आप डॉक्टर एक दिन में नहीं बनते हैं, इंजीनियर एक दिन में नहीं बनते हैं, तो उसी तरीके से ना आप चार्ट्स पे जब तक लाइव प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप देखो कहीं पर सब जगह बैकडोर एंट्री है, बट अगर आप हॉस्पिटल के मालिक के बेटे भी हो ना, तो आप एचओडी नहीं बनोगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ठीक है ना, हम जैसे डॉक्टर पे जाते हैं, तो ऐसे ही चार्ट्स पे ना आप जब साइकिल्स को देखते हो तभी तो आपको एक्सपीरियंस आता है। चार्ट देखना तो आसान है, यहाँ पे बाई करा, अरे बाई करने के बाद ट्रंप ने क्या स्टेटमेंट दिया, डीमोनेटाइजेशन हुआ, वो चार्ट्स पे आपको फील थोड़ी ना आता है, फियर थोड़ी ना होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चार्ट्स के जो जन्मदाता है वो है चार्ल्स एच डाउ। 80% ऑफ द टेक्निकल इज डाउ थ्योरी, है ना, और 30% इस चार्ट पैटर्न जो कि जॉन मर्फी उसके जन्मदाता है। इन्होंने कभी भी ना इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बीटीएसटी की बात नहीं करी है। तो ये तो ना हमारा अपना डिजायर है। जैसे आप एक चीज देखो, व्यक्ति ने अपने डिजायर के लिए एक बना रखी थी एक चीज कि 2 ड्रिंक्स अ डे आर गुड फॉर हेल्थ, बट अब टाइम इज चेंजिंग, अब डॉक्टर बोलते हैं किसने बोला आपको। तो ऐसे ना चार्ट्स, तो अगर आप चार्ट्स पे ना आपको बड़ा ट्रेंड देखना है, चार्ट्स तो डाउ थ्योरी तो ये बोलती है कि आप ना मेन ट्रेंड के साथ रहो, डोंट इवर ट्राई टू टाइम द करेक्शंस, क्योंकि करेक्शन जो है ना अपना डायरेक्शन ओवरनाइट चेंज कर लेती हैं विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल। और यहाँ पे हम करेक्शंस को छोड़ दो, हम तो ना माइनर ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर 15 मिनट में क्या होगा, 30 मिनट में क्या होगा, उसको नोबडी कैन प्रिडिक्ट। आप बड़ा ट्रेंड देखो, जैसे आप कारगिल वॉर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कारगिल वॉर देखो। आप कारगिल वॉर के टाइम निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ था, दिल्ली के ऊपर से हवाई जहाज निकल रहे थे, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया, कारगिल वॉर हुआ, करेक्शन आई बट ट्रेंड इंटैक्ट रहा, उसके बाद मार्केट ने दोबारा नया हाई लगाया। तो आपको बड़ा ट्रेंड देखना है, उसी को आप ट्रेंड को देख के ना यू कैन चेज द ट्रेंड। बट आजकल का ना हिसाब किताब इज आर डिजायर, उसको वो टेक्निकल नोबडी कैन प्रेडिक्ट, बट हम सब लोग उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑप्शंस, उसको टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा ट्रेंड देखो, उसके साथ ही आप जीतोगे। राकेश, अभी जो रिसेंट मार्केट में फिनोमिनन हुआ है, जो करेक्शन हम देख चुके हैं, तो अगर जिस भी टेक्निकल एनालिस्ट से हमने बात की, उसने कहा कि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, वी नीड टू सी अ बाउंस बैक, मार्केट्स आर ओवरसोल्ड। वो बोलते गए, वो 24,000 में भी वही बोल रहे थे, 23 पे भी वही बोला, और जब 23 के नीचे टूटा, 22 के भी आसपास आ गया तो भी वो बोल रहे थे। तो ये हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये ओवरसोल्ड है, तो अब यहाँ से वापस मार्केट को जाना चाहिए? इज इट जस्ट द हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट दैट यू स्टडी, और आपका जस्ट आपको लगता है कि हाँ यहाँ से थोड़ा ओवर इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं, पर लाजमी ये जरूरी है कि वो इंडिकेटर सही आपको डायरेक्शन दे? मैम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, मार्केट में ना जैसे सिंपल चीजों पे पैसा बनता है, कॉम्प्लेक्स और एग्जॉटिक टूल्स पे ना लेमैन जैसे क्राइसिस होते हैं। अब कान को आप यूं पकड़ लो या यूं पकड़ लो, इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर तो प्राइस और वॉल्यूम के एक्शन को फॉलो करके कॉम्प्लेक्स टूल से बनाया हुआ है। अब मोस्ट लोग जो आरएसआई को देखते हैं, इंडिकेटर ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए 2 इंडिकेटर मोस्ट पॉपुलर हैं, स्टॉकिस्टिक्स और आरएसआई। स्टॉकिस्टिक्स पे मैंने 3000 रुपए का नुकसान दिया था, उसको मैंने ओके बाय बाय टाटा वे बैक, मतलब कि बहुत पहले कर दिया था। आरएसआई का बताता हूं, मैंने एक स्टॉक लिया था 6-7 रुपए पे, जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। ये 6-7 रुपए पे माई फादर आजमी, चार्ट देखो, इसको ले लो। मैंने चार्ट देख के लिया, 24-25 रुपीज हो गया। आरएसआई ना उसका ऊपर जाके एकदम हॉरिजॉन्टल हो गया, और मेरे फादर ने मुझे बोला था इसको बेचना मत, 100 रुपीज होगा।
मैंने 25 रुपए पे बेच दिया। एक तो मुनाफे का हाजमा खत्म हो गया था, एक टेक्निकल इंडिकेटर ओवरबॉट है, गिरेगा, तो अल्टीमेटली वो गिरा नहीं। वो दैट जिंदल एंड आयरन स्टील कंपनी में जिंदल विजयनगर मर्ज हुआ था, वो शायद आज का जिंदल स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील है। तो बेसिकली ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कुछ नहीं होता है। ओवरसोल्ड में रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन, आर पावर पेनी स्टॉक्स बन गए। और ओवरबॉट में 1500 रुपए का ट्रेंड 5000 रुपए को क्रॉस कर गया। अगर आप इन इंडिकेटर्स पे बोल रहे हो तो देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरबॉट ओवरसोल्ड। अगर आप ट्रेंड को चेस कर रहे हो, ट्रेंड को राइट करो, ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखोगे तो कभी भी आप ना कुछ कर नहीं पाओगे। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड, मेरा ऐसा मानना है, देयर इज नथिंग कॉल्ड ओवरबॉट ओवरसोल्ड, इसको देखना ही नहीं चाहिए। 3 important indicators that you see, राकेश, जब आप अपना कोई चार्ट खोल के बैठते हैं तो देख, मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाता, मैं प्राइस को देखता हूँ, वॉल्यूम को देखता हूँ। एक मूविंग एवरेज जरूर प्लॉट कर लो, कोई भी एवरेज प्लॉट कर लो। उसको मैं इसलिए प्लॉट करता हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि गुरु के बिना गति नहीं है, तो एवरेज को इसलिए प्लॉट करता हूँ कि सपोज आप कोई भी एवरेज 20 दिन की, 30 दिन की, 50 दिन की, तो कोई भी आपने प्लॉट करी तो उसी को प्लॉट करोगे। तो कम से कम एक रूल रहता है कि यार इसके बहुत ऊपर नहीं लेना है, इसके बहुत नीचे नहीं बेचना है। मीन रिवर्जन के लिए जस्ट एक चार्ट पे कुछ दिख जाता है, थोड़ा सा हरा भरा हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि ना इंडिकेटर्स को प्लॉट नहीं करना चाहिए। और पहली बात क्या है, जितने भी लोग करेक्शन में फंसे हैं उन्होंने ऊपर खरीदा है, तो क्या टेक्निकली क्यों ऊपर कोई निवेश की अपॉर्चुनिटी थी? द आंसर इज नो। ऊपर तो आप ट्रेड कर रहे हो तो आप सेटअप टूटने पे निकलोगे। एक चीज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूंगा, जो आज की डेट में लोग सिप का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मैंने ना सिप शुरू करा था, मैंने पहला सिप करा था 1999 दिसंबर में, वो था गेल के अंदर। एट दैट टाइम गेल का जो प्राइस था वो शायद 1995 या 110 या 115 के अराउंड था गेल का प्राइस। अगर आप आज का गेल, अगर आप चार्ट पे दिसंबर 1999 का गेल का प्राइस देखोगे तो वो प्राइस आपको चार्ट पे दिखेगा लिटिल लेस देन 9 रुपीज। तो देखो कि कितनी बड़ी कंपाउंडिंग गेल ने करके दी। तो जैसे मैंने बोला, माई फादर वॉज अ सीए, तो मेरे को उन्होंने ना एक पॉलिसी दिलाई थी आगे चल के, जीवन श्री। उसके मैंने 2 पॉलिसीज ली, 52,000 रुपीज का प्रीमियम भरा, वो मुझे हमेशा पिंच करा है प्रीमियम। अभी उसका 2 साल बाद पैसा मिलेगा, बट दैट इज नॉट गोइंग टू गिव मी अ किक। वो कितना होगा, मतलब कि आप कैलकुलेट, मेरे को नहीं लगता कि बहुत बड़ा अमाउंट है। सेम मतलब कि वो तो मैंने 26,000 की 2 पॉलिसीज थी, एक मैंने गेल में सिप करा। उस टाइम पर ना एक बड़ा पॉपुलर सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता था MIS पोस्ट ऑफिस में, है ना, तो उसको लोग 3,000 रुपए से करते थे। तो माई फादर सजेस्टेड मी कि यार तू ना 36,000 का एक सिप इसमें कर दे, साल का 3,000 रुपए कटेंगे। तो ना मेरा क्या था, मैंने उस टाइम पर चीज फिगर आउट कर ली थी कि ना सिप को वीकली करो आप, भाई साल के पैसे को महीने के पैसे को वीक में डिवाइड कर लो। तो माई फादर यूज टू से ऑल्सो कि यार इतने सारे कागज हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार कंप्यूटर को आप सीखो और इसको कंप्यूटर पे डालो आप अकाउंटिंग पर्पस के लिए। तो दैट गेल आई सोल्ड ऑफ इन समवेयर अराउंड 2022। ठीक है ना, वो भी क्यों मैंने बेचा मैं आपको बताता हूँ। कोविड आया ना, सब कुछ गिरा, एक बार लगा यार कुछ लाइफ एंजॉय कर ली जाए और इसको बेचते हैं और एक मर्सिडीज को लेते हैं। तो मैं गाड़ी लेने के लिए गया, ग्रीन पार्क में मर्सिडीज का शोरूम है, और मेरे को जो लोग जानते हैं ना, दे नो मी कि मैं ब्लंट हूँ, मैं बोल देता हूँ किसी को भी कुछ भी। वो सेल्समैन मुझसे पूछता है कि आप कौन सी गाड़ी में आए हो, तो मैंने कहा डिजायर में। कहता है नॉर्मली ना क्रेटा से कम वाला आदमी ना मर्सिडीज में अपग्रेड नहीं करता है। जबकि उसको मैंने पहले एक चीज बोली थी कि मेरे को ना कोई लोन नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू रिमेन डेट फ्री, मेरे कंपनी के नाम पर गाड़ी होगी और मैं सारा पेमेंट करूंगा। बट उसका ना इंटरेस्ट नहीं था मुझे गाड़ी दिखाने में, उसका ना इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने तो खैर गाड़ी ली भी नहीं, मेरे पैसे बचे। मैंने फिर एक सिप करा था रेनबैक्सी के अंदर। रेनबैक्सी ना कंटिन्यूसली गिरता जा रहा था, बट बाय डिफॉल्ट मैं थोड़ा जिद्दी हूं, मैंने ना सिप को चालू रखा। और मैं एक चीज देख रहा था, एक्सेल में आप हिसाब लगाते हो, एवरेजिंग हो रही है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट नहीं है बट लॉस भी नहीं है। और एक चीज बड़ी क्लियर थी कि भैया मेरे को क्या करना है, मेरे को स्टेट बैंक की FD की रिटर्न को आउट परफॉर्म करना है। फिर जब रेनबैक्सी को सन फार्मा ने टेक ओवर करा और लोगों ने आर्बिट्राज शुरू करा और रेनबैक्सी की स्टोरी आई, तो मैं इतने सालों का जला हुआ परेशान, मैंने तो रेनबैक्सी को दिया धक्का। फिर मैंने एक सिप करा था केन इंडिया में। केन इंडिया पे मैंने सिप करा एंड मेरे को ना, मैंने केन इंडिया में सिप करा था क्योंकि जब मैं बी फार्मा कर रहा था तब मेरा एक
फ्रेंड था, मतलब कि मेरा एक बैचमेट था, फ्रेंड भी नहीं बोलूँगा, उसको आप मानेंगे, उसको ना इंग्लिश छोड़ो हिंदी भी ठीक से नहीं बोलता था, वो बारमेर से आया था जहाँ पे केन ने वो करा था। नाउ तो ही इज ऑल्सो डॉक्टरेट, वो कोई साइंटिस्ट है। तो ना मेरे को एक इमोशनल अटैचमेंट थी केन इंडिया से, भाई एक तो ऑयल निकाल रहा है, फिर बारमेर आ गया और ये सब चीज़ें आ गई, तो मैंने केन में शिफ्ट करा। देन ना माय फादर वन डे सेड कि यार तुम ये जो शॉर्ट टर्म करते रहते हो, तुम्हें मदरसन सुमी की मंथली कैंडल्स नहीं दिख रही, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। तो तब मदरसन का रेट 2004 में, जहाँ तक टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, 300 रुपीज़ के अराउंड चल रहा था। तो मैंने केन का जो सिप था उसको बुक करा, लमसम मैंने मदरसन खरीदा और फिर वही 36,000 का सिप इसमें चालू कर दिया। ठीक है, 36,000 एनुअली। अब उसको भी मैंने खत्म करा है अभी, उसको भी मैंने खत्म करा, और उसको जब खत्म करा तो दैट हैज फंडेड द 4-year ग्रेजुएशन ऑफ माई सन। मैं कभी अपने बेटा मुझे कुछ बोलता है, वो कहता है कि अब ये गाड़ी ले लो, तो मैं उसे बोलता हूँ कि यार बच्चा बाहर पढ़ रहा है, तो पता है वो क्या बड़ा बोलता है, कहता वो तो आपने अलग से निकाला हुआ है, हाँ उसको मत बोलो आप मेरे को। तो ना ये है पावर। अभी क्या है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी आई तो क्या हम भी खाली बैठते हैं, अपने पुराने पेपर देख रहे होते हैं, तो मुझे भी समझ में आया है ये जो चीज़ें पास्ट में चल बढ़िया करी हैं, दोबारा से शिप शुरू करते हैं। तो अब मैंने 2 नए शिप शुरू करे हैं, बट अब मैंने जो शिप शुरू करा है दैट इज़ विद 1 लाख रुपीज़ अ मंथ से शुरू करा है ना, और 3 इंस्टॉलमेंट मतलब कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में डाल चुका हूँ उसके अंदर। अच्छा, मतलब 3 महीने की इन्वेस्टमेंट आप 3 महीने की नहीं, 3 हफ्ते की। 3 हफ्ते की। अच्छा, 1 लाख को डिवाइड किया 3 हफ्ते में। 1 लाख को 4 हफ्ते में डिवाइड करा, तो ओके। मतलब कि मैं 3 इंस्टॉलमेंट डाल चुका हूँ, 25,000 ईच इंस्टॉलमेंट में डाल चुका हूँ। और क्या है कि मैं शिद्दत से इसको, अब मेरा नज़रिया वो 20 साल वाला नहीं है, अब मैंने ये 4 साल 5 साल के लिए करा है। जस्ट ना एक आप कुछ ना कुछ करते रहते हो ना, तो बॉडी कीप्स मूविंग, एंगेजमेंट रहता है। फिर एक क्या है कि इतने सालों से जो ट्यूसडे को मैं बेसिकली, मेरे से कई लोग पूछते हैं ना, तो मैं हर एक को बोलता हूँ यार हिंदू है तो ट्यूसडे को कर ले, पूछते हैं किस दिन करूँ, मैंने कहा क्रिश्चियन है तो फ्राइडे को, मतलब मंडे को कर ले, संडे तुम्हारा छुट्टी होती है, और मुस्लिम है तो फ्राइडे को कर ले। मैं ट्यूसडे को करता हूँ, मेरा 11:15 11:30 बजे का टाइम फिक्स है। हाँ, उस दिन मैं अपना बटन दबा देता हूँ एसआईपी का। एसआईपी मैं तो खुद ही करता हूँ, मेरे को हाँ। म्यूचुअल फंड तो नहीं है मेरे को, हाँ। बट क्या है कि स्टॉक एसआईपी, स्टॉक। और मैंने एक चीज और सीखी, गेल को करने के बाद, मदरसन को करने के बाद, ऑलवेज डू अ सिप इन अ, इफ यू आर डूइंग अ सिप, स्टॉक स्पेसिफिक सिप, तो ना स्टॉक शुड बी द सेक्टर ऑफ लीडर, मतलब कि लीडर होना चाहिए सेक्टर का। ओके, वो आपको, मैंने एक्सपीरियंस, मैंने सीखा है कि अगर मैंने गेल की जगह सपोज रिलायंस में करा होता, तो रिटर्न और बेटर होती। तो और दूसरा क्या है कि आप लीडर में करते हो ना, तो थोड़ा सेफ भी रहते हो। हमारा सिप का पर्पस ना आउट परफॉर्मेंस नहीं है, हमारा सिप का पर्पस है एक तो सेफ्टी होनी चाहिए जी। और बुरे वक्त में कम वोलाटाइल हो। जी जी, सिप से मर्सिडीज, आई मीन राकेश, दिस इज, सच में कह रही हूँ, जितने भी नहीं, बट मैंने ली नहीं नहीं ली, वो आपकी चॉइस थी, पर आप ले सकते थे, राइट? हाँ। तो आजकल के जो न्यू जनरेशन है राकेश, वो तो क्विक बक्स चाहती है, वो चाहती है कि जो लॉन्ग टर्म है वो 6 महीने का ही हो, 6 महीने में जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लो। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, पता है मैम, 6 महीने का ना समय कुछ होता नहीं है। देखो, पहली चीज तो क्या है, जैसे झुनझुनवाला जी बोलते थे कि ही इज अ ट्रेडर, तो ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग इज नॉट इंट्राडे बीटीएसटी, आप 6 महीने साल भर का नजरिया बनाते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक स्टॉक लिया, राणे होल्डिंग, ठीक है ना, आफ्टर बाइंग दैट स्टॉक ना, मैंने अपने फैमिली मेंबर को बोला इसको खरीद ले, वेरी क्लोज मेरे फैमिली के अंदर, कि उसका लॉस भी मुझे ही भरना है, ठीक है। मैंने उसको बोला कि तू चिंता मत कर, ले ले। तो उसके बाद चाइनीज क्राइसिस हो गया, अब चार्ट पे दिख रहा है ब्रेकडाउन है, अब मैंने कहा बेचने जाऊंगा तो रिवर्स सर्किट तो हमारा ही है। देन मैं बैठा शाम को आराम से, क्योंकि मेरे को ना सुबह मॉर्निंग में उठता हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो मेरे को गुड थॉट्स आते हैं। मेरे को पहला गुड थॉट क्या है कि मेरा राणे होल्डिंग नहीं गिर रहा है, पूरी मार्केट गिर रही है। तो जैसे वॉरेन बुफेट के रूल हैं कि नेवर लूज मनी, एंड सेकंड रूल इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो मेरे 2 रूल हैं, यू शुड मेक योर ओन रूल्स, फॉलो दोज रूल विद पेशेंस एंड डिसिप्लिन, एंड सेकंड रूल इज यू शुड नो व्हेन टू ब्रेक दोज रूल्स एंड मेक न्यू रूल्स। तो मैंने एक नया रूल बनाया है, टेक्निकल गया अलग से, मेरा तो मैं निवेशक हूँ, मैंने कहा जब दोबारा इसमें रिवर्सल होगा ना, तो दोबारा इसको ऐड करेंगे।
तो मेरे आई एम नॉट अ मल्टी बैगर काइंड का बंदा नहीं हूं मैंने, तो राणे होल्डिंग ना वहां से 3 गुना हुआ। मैंने अच्छा। उसको नीचे में ऐड करा, फिर ऊपर में एक बार और ऐड करा। तो आपको ना अगर चीज देखनी है तो आप कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करोगे, डिसिप्लिन के साथ डिसिप्लिन। और जैसे आपने टेक्निकल की बात करी, तो अब टेक्निकल पे क्या है, आप चार्ट खोलोगे ना, तो चार्ट तो ऐसी चीज है, ग्लास आधा भरा है खाली, आप अपने तो चार्ट पे हर कैंडल पे आप ब्रेकआउट देख लोगे, 70% ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो देयर इज अ चार्ट कॉल्ड रैंको चार्ट्स। ओके। आप भी ना, जैसे चार्ट तो आपको भी आते हैं, आप चार्ट खोलते हो, जो कैंडल आता है ना, वह रैंको खोलो आप। रैंको में आप ATR बेस्ड रैंको चार्ट देखो। तो जैसे झुंझुनवाला जी बोलते थे कि कोई मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स तो चेंज होते रहते हैं, लाइफ में भी डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। इस साल हमारे नॉर्थ इंडिया में ठंड ही नहीं पड़ी जी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगले साल भी ठंड नहीं पड़ेगी। तो रैंको में क्या है कि जो डेली जो कैंडल, एक तो डेली कैंडल नहीं बनती है, वो कैंडल जो है रैंको में, कैंडल को बॉक्स बोलते हैं। बॉक्स तभी बनेगा जब पर्टिकुलर प्राइस से मूवमेंट होगी। और हर स्टॉक का, हर एसेट का बॉक्स साइज डिफरेंट है। अच्छा। बॉक्स साइज डिपेंड करता है ATR, वोलेटिलिटी ऑफ लास्ट 14 डेज। ओके। आप बिलीव करोगे, मतलब कि इस पे ना आप चार्ट खोलो, तो अब होता क्या, आपने चार्ट खोला, चार्ट के ऊपर होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट आपको कैंडलस्टिक पे भी दिख रहा है, रैंको में भी दिख रहा है। अब ब्रेकआउट तो हो गया, 70% ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो अब ब्रेकआउट जब आप कैंडल पे देख रहे हो, ब्रेकआउट के बाद नीचे आ रहा है, आपको लगेगा यार ये तो करेक्शन है। फिर क्या है, ये डीप करेक्शन हो गई, अभी और देखता हूं, फिर आप निवेशक बन जाते हो। राइट। बट रैंको में क्या है, अगर ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल बन रही है, आप निकल जाओ ना, आप उसको सीखो। बड़ा सिंपल है। एक तो वो नॉइज को एलिमिनेट कर देता है, कोई नॉइज नहीं है, बट उस पे ना आपको 12-15 साल में निवेश की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे एक स्टेटमेंट था मुकेश अंबानी जी का वे बैक इन 2003-4 टीवी पे, कि मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द परफेक्शन यू हैव। तो आप रैंको को देखो निवेश के लिए, साथ में ना आपको ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। बट आप बोलो कि यार रोज रोज मुझे कुछ मिलेगा, रोज रोज कुछ नहीं मिलेगा। तो जो लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि नई जनरेशन को वो रैंको को देखें। तो जैसे राणे होल्डिंग था, उसमें भी मेरा नजरिया बढ़िया हो गया। फिर एक कंपनी है एल्केम लैब्स, वो नई लिस्टिंग हुई, फार्मा का हूं मैं भी, तो मेरे को बोला गया यार ये स्टॉक ना मल्टी बैगर है, और इस स्टॉक में म्यूचुअल फंड भी बाइंग करेंगे, एवरीथिंग प्रमोटर इज गुड, सब कुछ है, US FD का झगड़ा नहीं है। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने ना बैंक से लोन लेके मैंने इसको ले लिया, इन एन एंटीसिपेशन कि 31 मार्च भी ना नहीं टपेगी। अच्छा। बट क्या है, ग्लोबल मार्केट में क्रैश आया, तो 6 महीने क्या, वो फिर 1 साल होल्ड करा। अब क्या है कि जब कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर बाद में फेवरेबल चल रहा है, तो आप लंबाई उसको होल्ड करोगे। तो ना आप 3-3, 4-4 महीने का नजरिया देख के ऐसे काम नहीं कर सकते। अगर इतना इजी हो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 6-6 महीने में करोड़ों रुपए कमाना, तो आपको क्या लगता है अदानी अंबानी इंडस्ट्री क्यों चला रहे होते, है ना? आज अदानी जी को देखो आप, उनके सारे बिजनेसेस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। करेक्ट। तो जितने भी अटैक होते हैं, चाहे वो हिडन बग का हो, किसी का हो, वो अदानी पे नहीं है, वो है क्योंकि वो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। वो सबको झेल भी रहे हैं सब, मतलब कि मीडिया भी इस तरीके से लिखता है, कोई भी चीज नेगेटिव होती है तो पैसा कमाना इतना आसान हो मार्केट से, तो फिर इतने बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री भी क्यों चलाएं? उनके पास तो बेस्ट ऑफ मनी है, बेस्ट ऑफ माइंड्स वो हायर कर लेंगे। राकेश जी, जब भी आप चार्ट्स पर को एनालाइज करते हैं, तो आप फंडामेंटल साइड भी देखते हैं? क्योंकि आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया, फंडामेंटल स्टोरीज US से निकल के आ रही है, यूरोप से निकल के आ रही है, न्यूज़ नहीं, मैं फंडामेंटल देखता हूँ। मैं बेसिकली मैं बताऊँ आपको, देखो मेरी कोर स्ट्रेंथ टेक्निकल है, तो मैं चार्ट वो देखता हूँ कि जहां मुझे लगता है कि एक अच्छा प्योर टेक्निकल, जहां पे एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको देखना है बड़े चार्ट, वीकली, मंथली। बट यहाँ पे दुविधा क्या है, आदमी देख रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का चार्ट, जिसकी कोई लाइफ ही नहीं है, तो बड़ा चार्ट देखा। अब मैं मैनुअली निफ्टी 500 और माइक्रो कैप 250 के स्टॉक सारे देखता हूँ। इसमें ना मेरा मानना है कि कोई भी खराब स्टॉक नहीं आता है, इक्का दुक्का कुछ स्टॉक्स खराब आ जाते हैं तो उनको हम अवॉइड करते हैं। इसके बाहर का कोई स्टॉक है तो भाई मैं देखता हूँ, फंडामेंटल चेक करता हूँ। मेरा बेसिक क्राइटेरिया क्या है भैया, प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी होनी चाहिए, और फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो मैं स्टॉक में काम नहीं करूंगा। बिकॉज क्या है,
चार्ट तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी अच्छा बन सकता है, बट हम्म। अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो वो आप सस्टेन ही नहीं करोगे। यू नीड टू सी द फंडामेंटल्स, तो आप देखोगे ही। जैसे अभी रिसेंटली जेंसॉल के अंदर इतना बड़ा चीज हुआ है, तो आपको दिखता है अगर आप बेसिक फंडामेंटल चेक करते हो तो वाई वुड यू पुट योर मनी इन जेंसॉल। तो आप मेरा ऐसा मानना है फंडामेंटल तो चेक करने चाहिए। एक टाइम था कि रिस्क ले लेते थे, आज की डेट में आई वांट मनी विद पीस। तो मैं सुपरफिशियली चीजें देखता हूँ कि चीज ठीक होनी चाहिए। अगर कंपनी खराब है तो उसके अंदर तो काम करना नहीं है। सबसे पहले अगर कोई मैनेजमेंट में क्वेश्चन मार्क है, कोई क्वालिटी का कंसर्न है, तो उसके अंदर काम नहीं करूंगा। जब हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं तो आप जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, आप फंडामेंटल सेटअप देखते हैं कि क्या है, न्यूज़ फ्लो देखते हैं कि किसमें क्या है, तो ये सब जोड़ के आप अपना व्यू लेते हैं। और आपने कहा कि आप लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं लेते। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है, जो नए लोग आ रहे हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो बड़े ही शॉर्ट टर्म और इंट्रा डे की बात करते हैं। सो डू यू मेक मनी इन इंट्राडे? देखो जी, मेरे इट्स नॉट माय कप ऑफ टी। मैंने नहीं किसी को देखा, बट मैं नहीं बोल रहा कि बना नहीं सकते हो आप वो। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं ना 2000 ब्रोकर काइंड के एनालिस्ट हैं, उनकी वो जॉब ही वो है। और प्लस ऐसा नहीं है मैं इंडिकेटर्स नहीं देखता हूं, मैं फंडामेंटल भी ऐसा नहीं है कि मेरे को अगर चार्ट पे कन्विक्शन है। जैसे हमने गोल्ड का मूव पकड़ा, हम वी स्पॉटेड सिल्वर अराउंड $22-23। मुझे लगता है $50 क्रॉस करेगी, बट वी हैव क्लोज सिल्वर में 25% बुक करके वी हैव क्लोज। रीजन बीइंग क्या है कि मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जैसे मुझे लगता है करेक्शन आनी चाहिए, शॉर्टिंग की राय नहीं है। तो गोल्ड मुझे लगता है ओवररेटेड है, और गोल्ड अगर गिरेगा तो सिल्वर को लेके गिरेगा। तो बेसिकली आपको अपनी स्टडी करनी है, और जब आपकी स्टडी पर चीज आ रही होगी ना, उस समय ना तो आपके साथ प्रिंट मीडिया होगा, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, ना सोशल मीडिया होगा। यू नीड टू हैव अ करेज टू गो अगेंस्ट द क्राउड। तो आपको अपनी रिसर्च करनी है। जैसे एज ऑफ नाउ मुझसे पूछो तो सबसे बढ़िया इस समय एसेट कोई है तो वो है हैंग सेंग। और इसमें हम नीचे से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं, तो चार्ट्स के ऊपर एकदम ब्रेकआउट है। तो अब उसमें भी दुविधा है, आपको उसमें ज्ञानी मिलेंगे कि इसका ETF प्रीमियम पे चल रहा है, तो भैया तू मत ले। या तू इतना बड़ा HNI है तो अपना रेमिटेंस करा के डायरेक्ट ले ले। भाई हम तो रिसर्च वाले हैं, हम तो अपनी सर्विसेज देंगे ना। कभी कोई ऐसा ट्रेड हुआ है राकेश जो गलत पड़ गया हो, जो आपके एनालिसिस बिल्कुल सही हो, चार्ट्स पे बिल्कुल सही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने उसमें लॉस किया? नहीं, मेरे ऐसे बहुत से ट्रेड्स हैं। मैं जैसे एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने सबसे पहले एक स्टॉक लिया था नेवेली लिग्नाइट, 7-8 रुपए पे स्टॉक लिया। एंड मेरे डैड की फंडामेंटल रिसर्च थी कि ये स्टॉक विल गो टू 100 रुपीज, और ये BSE लिस्टेड, आगे जाके NSE पे लिस्ट होगा, PSU कंपनी है, कंपनी इज डूइंग गुड। अब हमने वो स्टॉक लिया, देन बाद में सितंबर 11 के अटैक्स हुए। तो उससे पहले ना ये ALBM वगैरह प्रोफेसर JR वर्मा थे, उन्होंने बंद करा दिया था। तो एक ब्रोकर थे दिल्ली के, उन्होंने पेपर में ऐड डाला हुआ था कि हम ना स्टॉक लैंड कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट ब्रोकरेज में था। तो मैंने उनसे रिलायंस कैपिटल और बाकी स्टॉक लेके ना बेचे हुए थे, शॉर्ट करे हुए थे। मार्केट गिर गया एकदम से, तो उनका फोन आया, अरे बंसल जी आप तो बहुत बड़े एनालिस्ट हो। उन्होंने अपनी ना बड़ी वाली गाड़ी भेजी मुझे लेने के लिए। कहते अपना पोर्टफोलियो दिखाया कि हम क्या करें। मैंने कहा आप सब कुछ बेचो। फिर मैं शाम को घर आया, मैंने कहा इनको बेचने के लिए बोला है, अपना नेवेली भी बेच देना चाहिए। तो 12-13 रुपए पे नेवेली को बेच दिया हमने। अब वो चीज सीखी, निवेश अलग है, ट्रेडिंग अलग है। वो 12-13 रुपए वाली चीज 2-3 रुपए नीचे आई होगी। अल्टीमेटली दैट नेवेली इज टुडेज NLC इंडिया। तो इट बिकेम अ मल्टी बैगर। फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक स्टॉक लिया हमने, JP पावर। उस समय शायद मैं आपसे मिला था। तो JP पावर लिया, एंड मेरे को ब्रोकर ने बोला मेरे कि बंसल जी आपके लिए ना नो लिमिट, कोई आपको मार्जिन नहीं देना, सब लिवरेज मिलती थी, आप ना 5 लाख शेयर ले लो, घबराओ मत, है ना। तो वी आर विद यू। तो माई फादर वॉज अलाइव दैट टाइम, ही वॉज विद मी। उन्होंने कहा बेटा छोटी क्वांटिटी में पैसा आता है जिसको आप होल्ड कर पाओ। हमारी जो हैसियत है वो 5000 शेयर को लेके होल्ड करने की है। तो हमने 5000 शेयर ही खरीदे, एंड वी मेड द प्रॉफिट लिया। देन इन 2009 माई फादर पास्ड अवे। अगेन नेटवर्क रिलेटेड चीज, चार्ट पे भी अच्छा था, JP इंफ्रा। वो आपका जो यमुना एक्सप्रेस वे पे इनका स्पोर्ट्स सिटी वगैरह खुला, एंड उस समय ओवर लीवरेज ट्रेड लिया, उसमें लॉस लिया।
तो एक चीज सीखी है कि लिवरेज आपको किल करती है। बिल्कुल, मेरा जो अगला सवाल यही था। हाँ, अपनी जो आपकी क्षमता है ना, हम्म, उसके अनुसार आप लेके बाय एंड होल्ड करो, हम्म, तो आप सुकून से बैठे रहोगे आप। हम्म, हम्म। बिल्कुल यही सवाल था मेरा कि आजकल लेवरेज लेके लोग कर्ज लेके डेट लेके स्टॉक मार्केट में जाके पैसा बनाना चाहते हैं, तो ये कितना सेन हो सकता है, यानी कितना सही है ये? ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि लाइफ में भी आपको ना डेट फ्री रहना चाहिए। हम्म, भाई, आपको अगर आपका पहला मकान लेना है, हम्म, उसके लिए लोन लेना आपका वाजिब है, उसके लिए तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स भी आपको हेल्प करेंगे। हम्म, आपके लिए आपको पहली गाड़ी लेनी है हम्म, फैमिली के लिए, भाई हम्म, हर एक का ड्रीम होता है, उसके लिए भी चलो आप लोन ले लो। हम्म, उसके बियॉन्ड तो आप कुछ लोग 2 मकान 3 मकान के लिए आप लोन लेने के लिए भाग रहे हो, हम्म, दैट इज टोटल मैडनेस। और लोग सबसे बुरा क्या करते हैं, अपनी अर्निंग को टॉप से डिस्काउंट करते हैं और उसको लिवरेज करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, करते हैं। दैट इज वेरी बैड। हम्म, तो स्टॉक मार्केट में तो मेरा ऐसा मानना है लिवरेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम्म, फ्यूचर में भी आप उतनी पोजीशन लो जिसको आप मतलब कि डिलीवरी में खरीद पाओ। हम्म, पागलपन का काम नहीं कभी भी करना चाहिए। हम्म। राकेश, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या रही है? इन्वेस्टमेंट लाइक जब आप छोटे थे तो आपने कैसे इन्वेस्टमेंट शुरू की? पहले एफडीज में किया या फिर आप पहले से ही शेयर्स? व्हाट पोर्शन ऑफ मैं योर तो मनी देखिए, मेरे पास इनटू? ना पहले ना इन्वेस्टमेंट के लिए तो पैसे थे नहीं, पहले तो हम ट्रेडर ही थे। हम्म, एक ये सिप्स चलाए थे हमने बड़े लेवल पर, हम्म, और ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं था। हम्म, इन्वेस्टमेंट तो मैंने बाद में शुरू करा। हम्म, पहले तो मैं सिप ही कर रहा था, ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करता था, एचडीएफसी बैंक। जब कोविड हुआ मेरे पास एचडीएफसी बैंक था, हम्म, कोटक बैंक था और एशियन पेंट्स था। अच्छा, और आप मानोगे किसी में भी मेरे को कोई पेन नहीं था कोविड के अंदर भी, क्योंकि ना किसी भी चीज को आप 5 साल से ऊपर होल्ड कर लो ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आ जाती है। करेक्ट, सिर्फ एक स्टॉक में मुझे नुकसान था, डेट वॉज एबी कैपिटल। ओके, ठीक है, हम्म, तो मेरे को पैनिक नहीं था, हम्म, बाकी सब चीजें ठीक चल रही थी। हम्म, देन जब ये मार्केट में कोविड के बाद जब मार्केट चला, तो मैंने एक स्टॉक लिया आईटीसी, ओके, 212 215 रुपए पर। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट भी शेयर करा, हम्म, इट डिड वेल। मैंने यस, एनएचपीसी लिया। एनएचपीसी इट मैंने आल्सो जब डिड वेल। अपनी आईपीओ प्राइस से ऊपर निकला, हम्म, तो उसके मैंने 3 लाख शेयर लिए। उस पर भी मैंने वीडियो बना के शेयर करा हम्म, कि जस्ट टू गिव। मैंने वीडियो कॉन्ट्रैक्ट नोट इसलिए डाले कि लोग ना इतना गलत गलत लोग मिसगाइड करते हैं। जी, कॉन्ट्रैक्ट नोट तो कभी गलत नहीं होगा ना। हम्म, हम्म, तो भाई अब एनएचपीसी मैंने एक उसमें लिया है, फ्यूचर में तो आ जाया है, हम्म, तो कहीं बेचूंगा थोड़ी ना उसको। हम्म, देन मैंने गेल लिया, गेल का भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट नोट शेयर करा मैंने पब्लिकली। हम्म, तो वो भी 90 रुपीज़ का स्टॉक काफ़ी ऊपर गया। हम्म, देन मैं एक हॉलीडे पे गया हुआ था विद फैमिली, हम्म, तो ऐसे ही हम एयरपोर्ट से उतर के टैक्सी में होटल जा रहे थे, हम्म, तो मैं अपने बेटे को जस्ट ऐसी सेल के ऊपर ज्ञान दे रहा था, हम्म, मोबाइल पे चार्ट दिखा रहा था। मैं चार्ट दिखाते दिखाते मेरे को इतना मोटिवेशन हुआ कि यार अपने ही 1 लाख शेयर ले लो, हम्म, इतना अच्छा चार्ट पैटर्न है। हम्म, तो मैं बेसिकली बड़े पैटर्न देख के आई मतलब कि आई गो मैड, मतलब कि मेरे लार्ज कैप मिल जाए, हम्म, मेरी पसंद का पैटर्न हम्म, ईटीएफ मिल जाए। आप सुनोगे निफ्टी ऑटो का ईटीएफ, मेरे ख्याल से मैंने लोगों को दुनिया को बताया है कि अच्छा, ऑटो बीज नाम का कोई चीज है, मैंने इसको ओवरवेट क्वांटिटी में उठाया था। हम्म, ईटीएफ में ना मुझे घबराहट नहीं होती है बिल्कुल भी, हम्म। मुझे स्टॉक्स में घबराहट लेकिन ये कहा जाता है कि ईटीएफ में रिटर्न्स थोड़े कम क्या मिलते नहीं, हैं। नहीं मैं देखो जी, मेरा टिकट साइज बड़ा है। हाँ, अब आप एक रिक्वायरमेंट है, देखो हाँ, मैं कोई किसी बड़े आदमी से बात नहीं कर रहा। अब आप 1-1.5 करोड़ रुपए का ईटीएफ ले लो, हम्म, 40% की रिटर्न आ जाए, तो हम्म, अगर हमारी आदतें ठीक हैं तो दैट मनी इज गुड इनफ फॉर यस, ऑल टू हैंडल ऑल और लग्जरीज। ट्रू, ट्रू, ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं आपको। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो ईटीएफ को मैं लेता हूँ, जैसे मेरे रडार पर निफ्टी ऑयल एंड गैस ईटीएफ है। अच्छा, अगर वो 9 रुपीज के आ जाए तो भाई उठा के बैठ जाओ ना इसको, 1.5-2 साल का नजरिया बना के। भाई ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, रिलायंस है, कोई जीरो थोड़ा ना हो जाएंगे। कल को किसी को दिक्कत होगी तो ईटीएफ में दूसरा स्टॉक आ जाएगा। तो मेरे को तो लार्ज कैप्स अच्छे लगते हैं, मुझे ईटीएफ अच्छे लगते हैं, बट मेरी कॉल प्योर टेक्निकली होती है। सिर्फ मार्केट्स में ही निवेश करते हैं या कहीं और भी? मेरे को गोल्ड, ना नहीं, मैंने जो भी लिया है ईटीएफ लिया है, सब ईटीएफ, सब गोल्ड ETF। भी ईटीएफ। और मैं तो बड़ा खुश हूँ। लोग मतलब कि वित्त मंत्री जी को बोलते रहते हैं, है ना, मीम सुनते रहते हैं। वित्त मंत्री जी ने लास्ट बजट में एक अच्छी चीज करी थी कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में ना वो शॉर्ट टर्म के अंदर आ गया। उससे पहले क्या होता था कि आप 3 साल के लिए होल्ड करो, फिर उसको इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब क्या है कि हम तो उस बजट से पहले से निवेशित थे, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं अभी भी फिजिकल नहीं लिया है। आपने किसी को देखा भी नहीं होगा कि गोल्ड और सिल्वर ना चेक से ले रहा हूँ।
तो मैंने एक चीज़ सीखी है, कीप थिंग्स सिंपल, स्ट्रेट, वाइट रखो आप चीज़ों को। और मैं ETF मेरे को पसंद है, लार्ज कैप्स पसंद है। मतलब कि मैं माइक्रो कैप्स में तो छोटी मोटी क्वांटिटी ले लूँ तो ले लूँ, बट आई कांट इन्वेस्ट बिग, क्योंकि ना तो हम आशीष कचोलिया हैं, ना हम राकेश झुनझुनवाला है जो हमसे मैनेजमेंट बात करेगा, हमें अपडेट मिलेगा, ना मेरे अंदर ना वो माइक्रो कैप्स को ना आपको राइड करने के लिए वो आपको जिगरा चाहिए, घायल पिक्चर वाले सनी देओल जी का, तो वो नहीं है भाई। मेरे को लार्ज कैप दे दो, है ना। उसमें ये तो बाई चांस ITC वगैरह डबल हो गए, NHPC डबल हो गया, गेल डबल हो गया, मतलब कि आई एम नॉट अ मल्टी बैगर वाला नहीं हूं मैं। अच्छी रिटर्न मिल जाए तो क्या बुरा है। एक चीज जो मैं आपसे सीख रही हूँ अभी वो है कि नेवर बी आउट ऑफ मार्केट्स, ऑलवेज बी इन द मार्केट्स। हाँ, कभी ये सोचो कि मार्केट अब निकल जाओ यार, पैनिक हो गया, सेल ऑफ हो गया, आधे लोग बेच के निकल जाते हैं, अब जब वापस ऊपर आना शुरू होगा तो हो जाएंगे, बट यू आर ऑलवेज इन द मार्केट। नहीं देखिए, पता है क्या, अगर आपकी बॉडी को जंग लग जाएगा ना, तो आपको जब बड़ा कुछ इन्वेस्ट करना तो आप कर ही नहीं पाओगे। आप काम तो तभी करोगे जब तक आप मूविंग हो। मैं आपको बड़ा अच्छा, जैसे मार्केट और लाइफ ये दोनों सेम है। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कोविड के अंदर क्या था, दिल्ली के अंदर बाहर निकलते नहीं थे। अब जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो भाई पुलिस वाले देखते हैं तो कहते थे भैया आप तो अंदर बैठ जाओ, आप तो पढ़े लिखे हो। अब वो इतने प्यार से बोलेगा, तो मैंने ना एक लॉन के अंदर ना फिटबिट, एप्पल वॉच तो नहीं थी मेरे पास, तब फिटबिट को पहन के ना मैं फास्ट करता था और खुश होता था, 40 मिनट्स में इतने किलोमीटर कर लिए। फिर जब कोविड ठीक हुआ, पार्क में गए तो पिंडलियों में, घुटनों के नीचे ना पेन होता था, बिकॉज चले नहीं थे। दैट वाज अ, मतलब कि उसका वो इफेक्ट नहीं था। आप ये चीज समझो। तो मार्केट में अगर आप छोटा मोटा काम करते रहोगे, बैठ काम करोगे, तभी तो बड़ा काम कर पाओगे ना आप। जो जिस चीज पर मैंने, जब मेरे लिए वो अमाउंट, छोटा अमाउंट 36,000 मैटर करता था, तब मैंने इतने साल सिप चला लिया, तो आज मैं क्यों नहीं सिप कर सकता? क्योंकि ना आपको एक कुछ थ्रिल चाहिए, कुछ पॉजिटिविटी चाहिए आपको। तो मुझे, जैसे मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ना, हम मकाऊ भी होके आए हैं। वी आर नॉट अ कैसीनो वाले, नहीं, हमें कैसीनो आता ही नहीं है। हमें सिर्फ स्टॉक मार्केट आती है, वो भी इन्वेस्टमेंट आती है, बड़े सेटअप पे निवेश करना आता है। तो सिर्फ भी इसलिए करा कि ना एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप महीने में एक बार एक्सेल शीट बनाओगे, देखोगे उसको, तो ना एक थ्रिल बना रहता है, दैट कीप्स योर बॉडी मूविंग। जैसे कि आपने कहा कि आप जो सिप कर रहे हैं वो टेन्योर थोड़ा घटा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर, ऑल्सो यू आर ग्रोइंग अप। तो बहुत सारे लोग जो हमारी एज ग्रुप में होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि नहीं यार, अब सिप नहीं करना चाहिए, अब कौन रुकेगा इतने सालों के लिए। ऐसा सोचना सही है? नहीं, सोचना सही नहीं है। देखिए, मेरी सोच डिफरेंट है। मैंने तो ना NPS भी नहीं करा। रीजन ये था कि उसमें पैसा ब्लॉक होता है। जब पैसा मिलेगा, जैसे मैंने आपको जीवन श्री का बताया, जब पैसा मिलेगा, क्या पता आपके बच्चे को ना, पैसा आपके बच्चों को मिलना है NPS का, उनको कितना थ्रिल है, कितना नहीं है, कहां पर है, वो औने पौने दाम पर आके वो अपने एसेट्स बेच जाते हैं। तो मैं तो ना, मेरे को कई लोग रियल एस्टेट के लिए भी बोलते हैं अच्छी डील है। मैं बोलता हूँ जी, रियल एस्टेट ना बिकता नहीं है किसी का। और प्लस क्या है, अभी आज एट माई एज मेरे को क्या है कि पैसे सबके पास लिमिटेड होते हैं। उस पैसे को आप, रियल एस्टेट वाले पैसे को मार्केट में लगाओ ना, तो जो मार्केट से पैसा आता है ना, उससे किक मिलती है आपको। यू डू अ गुड हॉलीडे, अपने हिसाब से आप अच्छे से स्पेंड करते हो, आपका यहाँ लाइफस्टाइल बढ़िया है। रियल एस्टेट तो क्या है, एक फील गुड फैक्टर है, नोशनल गेन है ना। आपको ये देखना है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। आज जैसे अगर आपकी जेब में पैसे हैं, देखिए एक चीज बताऊं गीतू जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाइफ ना किराए और ब्याज और इन्वेस्टमेंट पे नहीं चलती है। लाइफ मूव्स ऑन अ कैश फ्लो। आपका कैश फ्लो कितना है? अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है, आज आपका मन करा कहीं बैठ के खाना खा लोगे, आप कहीं घूमने चले जाओगे, ये छोटी छोटी चीजें ना खुशियां देती हैं, ये मेमोरीज क्रिएट करती हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो इन्वेस्टमेंट क्या है, वो रियल एस्टेट तो क्या है कि पता नहीं कब प्रॉफिट देगा। आप साइकिल पे ठीक से आ रहे हो, ठीक से निवेश करा तो शॉर्ट टर्म पे है, नहीं तो आपको टाइम देना पड़ता है। फिर कब बेचोगे, कब उसकी किक लोगे, फिर बच्चों के पास जाएगा, वो क्या करेंगे। तो मुझे तो ना ये अच्छा लगता है। ETFs वगैरह अच्छे लगते हैं। जैसे आज की डेट में मेरे को क्या लग रहा है कि कॉपर का ETF नहीं है। आई एम वेरी बुलिश। आज जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे कॉपर बहुत अच्छा लगता है, एंड कॉपर विल मेक अ न्यू हाई। कॉपर में मेरा ओवरवेट खरीदारी की राय है, बट कॉपर में क्या है, कोई खरीदने का विकल्प नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, वो क्या है कि MCX पे ट्रेड होता है। अब मैं तो ना, मैंने बोला आई वॉन्ट टू स्लीप विद पीस, तो मेरे को मार्जिन का कोई काम नहीं करना है, तो कॉपर को ले नहीं पा रहा। बट कॉपर का ETF होता तो मैं जरूर खरीदता। हिंदुस्तान कॉपर,
नहीं देखिए, कॉपर मेरे को अच्छा लग रहा है, दैट इज फिर ओवर स्टडी, मोर कंफ्यूजन। कॉपर अच्छा लग रहा है तो मैं हिंदुस्तान कॉपर क्यों लूंगा? हिंदुस्तान कॉपर तब लूंगा जब मेरे को हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लग रहा होगा। जैसे बिटकॉइन मुझे अच्छा लगा, मेरे वाइफ का कजन है, उसने बिटकॉइन लिया, बेचा, मुझे बोलता रहा। मैंने कहा देखो जी, एक चीज बड़ी क्लियर है, जो चीज लॉ ऑफ लैंड अलाउ नहीं कर रहा, मैं वहां नहीं इन्वेस्ट करूंगा। अभी शायद बजट में भी कुछ आ गया है बिटकॉइन को लेके, तो आई वांट टू स्टे विद पीस लेकिन ऑफ। ट्रम्प तो बोलते हैं कि वो बिटकॉइन को रिजर्व करेंसी नहीं, वहां पर नॉट बिटकॉइन बट क्रिप्टोस को। नहीं, वहां पर है, यूएस में है, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी अच्छा प्रॉफिट कमाया, बट हम तो यहाँ पर रह रहे हैं ना, हमें तो यहाँ पे देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट हाँ, इट हैज बीन टैक्स्ड एट 30% प्लस। नहीं, बट मुझे तो पता है क्या डर लगता है, बिटकॉइन लेंगे कहाँ से, वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, है ना, द फियर ऑफ लूजिंग माई प्रिंसिपल। भैया मेरे को जो काम करना है ना, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज पे करना है, जहां पर डिलीवरी की गारंटी है। बिटकॉइन आप जिस भी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, क्या वहां पर डिलीवरी की गारंटी है? द आंसर इज नो। ट्रू। राकेश, आप ऑथर भी रहे हैं, बहुत सारी किताबें भी आपने लिखी। देखिए, मैंने ना 3 बुक्स लिखी हैं, और मेरे को सबसे बड़ी खुशी क्या है कि मेरी बुक ना विजन बुक्स ने पब्लिश करी, जिसने क्या कहते हैं, जिसकी मैंने पहली बुक पढ़ी थी। तो जो पहली बुक मैंने लिखी, उसको मैंने ना डेडिकेट करा अपने फादर को। सेकेंड बुक को ना मैंने डेडिकेट करा अपने नाना जी को। तो आई वॉज वेरी इमोशनली अटैच्ड विद हिम। मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के किसी से कुछ मांगा है तो अपने नाना जी से हक से मांगा है। एंड माई मदर वॉज द ओनली डॉटर। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, कई लोग लड़का लड़का करते रहते हैं ना, तो कई बार तो लोगों के खुद के बच्चे भी ना आपको याद नहीं करते हैं। तो ना मैंने लिखी, फिर देन ना माई वाइफ ना, एक दिन मैं क्लब में बैठा हुआ था, मेरे को बिठाया, कहती तुम हर किताब आदमी के जाने के बाद ही डेडिकेट करोगे, डेडिकेट योर थर्ड बुक टू योर मॉम। तो मैंने फिर वो किताब उनको डेडिकेट करी। फिर वो जो डेडिकेशन के लिए उनको मैं फोटोशूट पे भी लेके गया था, आज भी मोबाइल में फोटो है। तो आई एम हैप्पी कि मैंने अपनी मदर के होते होते ना, मेरी वाइफ का मानना है कि ना, जिस आदमी के लिए आप कर रहे हो, जैसे आप देखो करो तो बेहतर है। वो कहती है, जैसे प्रेयर मीटिंग में आजकल ना आप बात की फोटो चलाते हो, कहते हैं यार आप इनके होते हुए बर्थडे पे फोटो चलाओ तो इनको ज्यादा खुशी होगी। तो ना मैंने वो करी। फिर मैंने एक 4th बुक और लिखी, वो मैंने ना सब कुछ बुक भी लिखी, डेडिकेशन पेज भी लिखा। फिर देन आई टर्न टोटली कमर्शियल। मैंने कहा बुक में कमाई नहीं है, उसका वेबिनार उठा के बना के भेज दिया मैंने। ओके राकेश, अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, सर कोई स्टॉक तो बता दीजिए जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म में तो ना अभी मेरे को नहीं पता ये हम कब रिलीज करेंगे। जैसे आज की डेट में ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने कैस्ट्रॉल लिया, ठीक है ना। मेरे पास आज की डेट में 2 ही स्टॉक हैं, एक छोटा माइक्रो कैप है जो आधा हो रखा है, बट मैंने उससे कई गुना ज्यादा, उस वैल्यू से ज्यादा का सिल्वर में प्रॉफिट बुक कर लिया है। एक मेरे पास कैस्ट्रॉल अच्छी मात्रा में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कैस्ट्रॉल लिया मैंने, अब मैंने उसको लिया है ये सोच के कि मैं इसको 3 साल होल्ड करूंगा। उसके बाद मार्केट में करेक्शन आई, वो भी गिरा। अब कई लोग बोलते हैं ना कि आप प्रॉफिट को नहीं कर सकता कोई आदमी। अब मैंने जब लिया तो मैं निवेशक था, वो आज उसके अंदर एक अच्छी न्यूज आ गई है कि सऊदी अरेमको इसको खरीदना चाह रहा है, वो खरीदना चाह रहा है ना। अब हमने उसमें पूरी रिसर्च करी। मुझे क्या लगता है, सऊदी अरेमको में भी देखो ना, उसका इंटरेस्ट कैस्ट्रॉल इंडिया के अंदर है। मुझे लगता है, मैंने कैस्ट्रॉल क्यों लिया, मुझे लगता है कि कैस्ट्रॉल ना, जो ये डेटा सेंटर्स है ना, इसकी कूलिंग के लिए कुछ करेगा। अच्छा, तो दैट इज अ बिग बिजनेस। और प्लस क्या है कि डाउनसाइड कैप्ड लगती है। तो एज ऑफ नाउ तो मेरे रडार पर एक ही चीज है, बीएसई ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, उसका ETF है OILI ETF, है ना। ये ICICI पोटेंशियल का ETF है। अगर 9 रुपीज या उसके आसपास आ जाता है तो ये आप मान लो मैंने भी खरीद लूंगा, और उसमें लंबी अवधि के लिए आप निवेश करो। और अभी तो मार्केट इज गोइंग थ्रू अ करेक्शन, और मेरी स्ट्रेंथ ना कोर टेक्निकल है, तो मैं सेटअप पर ही काम करूंगा। मुझे कॉपर बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कॉपर विल मेक अ न्यू हाई। तो कॉपर अगर कोई खरीदना चाहे तो कॉपर को खरीदना चाहिए, एक अच्छा। और कॉपर में ना, कॉपर भी एक एसेट क्लास है, उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से 10% के कोई सर्किट लग जाएंगे नीचे में और एकदम से ऊपर से भाग जाएगा, धीरे धीरे करके कॉपर चलेगा। तो मुझे लगता है कि जो मेरा फोकस है वो ETFs और लार्ज कैप्स के ऊपर है। माइक्रो कैप हम पढ़ते रहते हैं, बट आज भी मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि मैं, आप बोलो कि 1 करोड़ रुपया किसी माइक्रो कैप में डाल दूं,
क्योंकि काफ़ी मेहनत करके रिस्क लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। नाउ आई फील कि ना मेरे को लार्ज कैप के साथ रहना चाहिए। राकेश, मैं आपको पिछले 15-20 साल से जानती हूँ, पर आप वैसे के वैसे दिखते हैं। तो आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस का क्या राज है? मेरी फिटनेस का राज है मॉर्निंग वॉक। ओके। मैं ना बड़ा पर्टिकुलर हूँ, मेरे को सुबह उठ के ना मेरा एक ही काम है, अपना ट्रैक पहनो, शूज़ पहनो और निकल जाओ। तो वो मेरा, तो आपको आइडियाज भी वहीं आते हैं वॉक करते मेरे को ना करते? सबसे ज़्यादा आइडियाज़ ना मेरे को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आइडियाज़ ना मॉर्निंग वॉक पे आते हैं। अच्छा। मेरी गट फीलिंग जो होती है ना, मैं उस पर ही काम करता हूँ। तो वो आइडियाज़ मेरे को मॉर्निंग वॉक पे आते हैं और मेरे को ना अच्छा लगता है। सुबह सुबह मैं आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक अर्ली, और वो मेरा एकदम ना रूटीन बना हुआ है। कई लोग आए हैं मेरे को चेंज करने के लिए, आप ये कर लो वो कर लो, बट क्या है कि वॉक तो मेरी परमानेंट है। राकेश, बहुत सारे नए बच्चे, नए निवेशक अब स्टॉक मार्केट की तरफ इंटरेस्टेड है। जो डीमैट के खुलने के आंकड़े तो हम हर महीने में देखते हैं, और कोविड के बाद ज़्यादा ही। इफ somebody wants to make a career in technical analysis, उसके लिए आपके सजेशन मैं क्या तो होंगे? बोलूँगा टेक्निकल नहीं बोलो, आप स्टॉक मार्केट बोलो। ओके। देखो जी, हम यहाँ पैसा बनाने आए हैं, वी आर नॉट मैरिड टू टेक्निकल, हमें सब कुछ करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूँ, हर बच्चे को ना अच्छी जगह से पढ़ाई करो, आप अच्छी जगह प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करो। आपका ना एक विजन मिशन एम गोल, आपको चीज़ें अच्छी मिलती हैं। और अगर आपको शेयर बाजार में आना है ना, आप CFA करो। CFA भी देखो घर बैठे बैठे हो जाती है, US वाला CFA करो। आपको ना वैल्यूएशन का गेम समझ में आता है। जी। अगर आप किसी चीज़ का वैल्यूएशन समझ पाओगे तो आप अच्छी चीज़ को टेक्निकल के साथ मिक्स करके आप चीज़ को उठा पाओगे। मैं तो चाहूँगा मेरा बेटा भी CFA करे। और मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति ना, मतलब कि हर मिडिल क्लास को, और जिसके पास पैसा नहीं है, पैसा है, सबको बच्चों को ना शेयर बाजार में आना चाहिए। अच्छी जगह से पढ़ें, CFA करें, और क्या है कि थोड़ा सा जॉब में एक्सपीरियंस लें। उसके बाद क्या है, अपने माँ बाप के साथ रहो। भाई जॉब्स तो ना लिमिटेड है, IT में हो तो बॉम्बे में मिलेगी, वो बेंगलोर में मिलेगी, फाइनेंशियल मार्केट में हो तो बॉम्बे में मिलेगी। अपने पेरेंट्स के साथ रहो ना यार। जिसके पास पैसा है उसके पास तो निवेश के लिए पूंजी है, और जिसके पास नहीं है थोड़ा सा अपना सेटअप ठीक करे। आप, मेरा ये मानना है कि आप टेक्निकली फंडामेंटली, और अगर आप CFA हो, अपनी जॉब से आधा पैसा तो आप मार्केट से निकाल लोगे। शेयर बाजार वो चीज है, वो जगह है जो लोअर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास को अपर मिडिल क्लास, और अपर मिडिल क्लास को HNI में तब्दील करेगा। बट ये प्रोसेस ना ग्रेजुअल होता है। जैसे हम सबको खांसी होती है, अब जैसे आप भी मीडिया से जुड़े हो, हम लोग ना मीडिया वाले एंटीबायोटिक भी लेंगे, ये जानते हुए भी कि भैया ये जो खांसी है वायरल है, इसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। बट क्या है, खांसी जैसे धीरे धीरे जाती है, जब चले जाती है तो पता चलता है कि चली गई है। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी क्लास चेंज होगी ना, होने के बाद पता चलेगा कि आपकी क्लास चेंज हो चुकी है, तब तक ना आप उसको अडेप्ट कर चुके होगे, और आपकी फैमिली इसको एंजॉय कर रही होगी। करेक्ट। ये ओवरनाइट नहीं आएगा, बट स्टॉक मार्केट इज अ मस्ट। आप किसको फॉलो करते हैं? इन्वेस्टमेंट गुरु कौन है आप? देखिए जी, मैं ना सभी को सुन लेता हूँ, जो भी चीज़ आती है। जैसे सबसे पहले ना मैंने मार्क मोबियस को सुना था, मुझे ना काफ़ी अच्छे लगते हैं वो। आप देखो उनकी अच्छी एज भी है और एकदम फिट रहते हैं वो, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी शर्ट, अच्छी टाई, अच्छे कोट, बिल्कुल फिट रहते हैं। उन्होंने ना वो CNBC TV 18 पे आए थे अर्ली स्टेज में, तब सिर्फ एक ही बिजनेस न्यूज चैनल होता था, CNBC TV 18। उन्होंने ना क्वार्टरली चार्ट खोल के दिखाए। अरे मैंने कहा यार, हम तो यहाँ 15 मिनट 60 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। तो ना अब क्या है, मैं किसी को नहीं ऐसे फॉलो करता। मेरा क्या मानना है कि हर एक की ना रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक की जरूरत अलग है। आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। जब मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने रिस्क भी लिए हैं। आज मेरे को रिस्क नहीं लेना है, आज मेरे को विद पीस ऑफ माइंड काम करना है, अच्छी चीज मिल जाती है। बिल्कुल राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। एक मैं ना एक चीज़ सीखी है, जितने भी बड़े लोग हैं ना, वो एक चीज़ बोलते हैं, थैंक यू गीतू जी फॉर हैविंग मी। ये डायलॉग चलता है, तो थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच राकेश, बहुत अच्छा लगा। सच में कह रही हूँ, बहुत सालों के बाद मिले हैं हम, बट बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। कैसे आप अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स को चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे आप लोन ना लेके यू कैन बी सेफ, कैसे आप मार्केट्स और टेक्निकल और फंडामेंटल को मिला के मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे बहुत कुछ सीखेंगे इस एपिसोड से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।